students, and I welcome you all to my G classes. बहुत दिनों बाद हम यहाँ आ रहे हैं, बट इन कुछ दिनों में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसको मैंने सॉर्ट आउट कर लिया और अब आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज के जो वीडियो सीरीज़ मैं चालू कर रहा हूँ वो है आपका कंप्लीट वन ईयर साइंस एंड टेक का करंट अफेयर्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दें, किसी भी एग्ज़ाम में आपको साइंस टेक का करंट अफेयर्स तो पूछता ही है। तो चलिए 2019 एंड 20 तक के हम पूरे करंट अफेयर्स इसमें देखेंगे। ये दो सीरीज़ होगी आपकी साइंस टेक की। पहला जो मैं अभी आपके लिए लेके आया हूँ वो है आपका अगर हम बात करें तो जनवरी टू दिसंबर और जून टू दिसंबर अगर आप बोले, मई में जनरली हमारा पेपर हो जाता है, तो जून टू दिसंबर ये है 2019 का। और इसका जो अगला वीडियो आएगा वो होगा जनवरी अप टू जुलाई 2020 का। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ जो खबरें, जो न्यूज़ आपकी चर्चा में रही उन पर बात करेंगे और उन्हीं टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिखता है वो है BRI। अब BRI क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स। अब ये क्या है और चर्चा में क्यों रहा? तो आपके गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, और ICRIER, इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। एक MOU इन दोनों के बीच होता है और ये दोनों क्या करते हैं, ये ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स ये इंडिया के लिए लेते हैं, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए। तो ये क्या है कि इसमें जो भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है और उससे रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए, वो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, उसको एक इंडेक्स में कैलकुलेट किया है। ठीक है। अब यदि हम बात करें कि ये जो इंडेक्स है ये इसके कितने पार्ट हैं, तो इसके दो पार्ट हैं। पार्ट ए में जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पार्ट बी में क्या है, तो डिमांड साइड पैरामीटर्स। इसमें दो पार्ट्स में इन्होंने डील किया है। पहले में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को डील किया है और दूसरे में डिमांड साइड पैरामीटर्स को इन्होंने डील किया है। नाउ इसमें जो है वो 9 पैरामीटर्स हैं और डिमांड साइड में जो है वो आपके कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जैसे इंटरनेट यूजेस, स्मार्टफोन डेंसिटी, इंटरनेट कनेक्शंस, ये सब आपके सेकंड साइड में आएंगे। जो इसमें हमारी जो रैंकिंग है या हम इंडेक्स की बात करें, BRI के जो इंडिकेटर्स हैं, तो आपको पूरा इंडिकेटर्स याद नहीं रखना है, बट ये जरूर याद रखना है कि किन्होंने इसे बनाया है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम एंड ICRIER। फिर इसमें जो एक नया वर्ड आपको मिलेगा वो मिलेगा नगरनेट एंड जन वाईफाई। नगरनेट का मतलब नंबर ऑफ पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट इन अर्बन एरियाज, ये अर्बन एरियाज के लिए, और ये है नंबर ऑफ पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट इन रूरल एरियाज, तो ये अर्बन के लिए और ये रूरल के लिए। तो ये आपका जो BRI था। देन हम बात करें सेकंड, हमारे जो टॉपिक है, इस BRI से रिलेटेड अगर आपको और डेटा मिलता है तो आप ज़रूर देखिए।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूविका। यूविका बहुत ही चर्चा में रहा था ये यूविका, और इसका जो फुल फॉर्म है वो है युवा विज्ञानी कार्यक्रम। युवा विज्ञानी कार्यक्रम ये क्या है? तो एक ये यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम है जो कि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? इसके द्वारा इसरो के द्वारा, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये फॉर द फर्स्ट टाइम है कि इन्होंने अपनी लैब्स को, इसरो ने अपनी लैब्स को किनके लिए खोला? स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए खोला, और उन्हें 2 वीक्स का क्या किया? रेसिडेंशियल ट्रेनिंग दिया उनके समर हॉलीडेज के टाइम में। और इसका जो मॉड्यूल है वो यूविका प्रोग्राम के तहत बनाया गया है। क्लियर? और इसे मार्च 2019 में लॉन्च किया गया था, मार्च 2019 में। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस और स्पेस एप्लीकेशंस को स्कूल स्टूडेंट्स को देने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। इसकी जो स्ट्रेटजी थी वो थी कि 3 स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे सभी स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से, और वो पार्टिसिपेट करेंगे इस प्रोग्राम में। और एलिजिबिलिटी जो थी वो थी जिन्होंने 9th स्टैंडर्ड पढ़ लिया है और जो 10th जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये था यूविका प्रोग्राम। ये इसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि किसके द्वारा शुरू किया गया और किससे रिलेटेड है, ये जरूर पूछता है। देन हम अगले टॉपिक पर आते हैं। तो अगला टॉपिक जो है वो जो चर्चा में रहा था वो है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। आज हम स्पेस टेक्नोलॉजी और साइबर टेक्नोलॉजीज़ की बात करेंगे, उन सारे रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। द हिंदू में बहुत ही अच्छा इसका एक आर्टिकल आया था, आप सब देख सकते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है या इसमें है क्या कि जो नासा का जो टेलीस्कोप है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है ये नासा का है। नासा आप सभी को पता होगा, अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है, उनके रिसर्चर्स ने प्लान किया कि कैसे नए स्टार्स बनते हैं, हाउ न्यू स्टार्स आर बॉर्न। और उसके लिए उन्होंने किसकी मदद ली? तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग फिनोमिना की। अब ये देखने वाली बात है कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होता है। ये एक ऐसा नेचुरल फिनोमिना है, याद रखेंगे, इट इज़ नॉट एन आर्टिफिशियल, इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस और फिनोमिना, जिससे कि लाइट जो है वो गैलेक्सीज के अराउंड, ये जो गैलेक्सीज है इनके अराउंड जो लाइट है, इधर की जो लाइट है वो क्या हो जाती है? वो मैग्नीफाई हो जाती है, उसकी जो लाइट है वो बढ़ जाती है, मैग्नीफाइज लाइट अराउंड द गैलेक्सीज, लेंस के इस फिनोमिना से। तो जब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मैटर आता है, जैसे किसी गैलेक्सी का ह्यूज मास आ गया या क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज आ गए, वो एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करते हैं जो कि लाइट्स को क्या करता है? डिस्टॉर्ट करता है और मैग्नीफाई करके जो लाइट है उसको, उसके ऑब्जेक्ट, मान लीजिए लाइट जो है वो इधर से आ रही थी, तो एक ऐसा क्लस्टर ये बना लेता है ताकि ये जो इसके बाद के जो ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड किए गए हैं उन पर ये मैग्नीफाई कर सके। ठीक है, और इसमें जो स्टार्स हैं वो थोड़े हल्के डिम दिखाई देते हैं, थोड़े से डल दिखाई देते हैं ये स्टार्स यहाँ जो हम देखते हैं। ठीक है, तो ये था आपका ग्रेविटेशनल लेंसिंग फिनोमिना। पूछ सकता है, इसमें जो पूछने लायक बात है वो है इसका फिनोमिना, व्हाट इज ग्रेविटेशनल लेंसिंग, किससे जुड़ा हुआ है? तो न्यूबॉर्न स्टार्स की स्टडी से जुड़ा हुआ है। देन हम चलते हैं बायोमेट्रिक सी फारर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, दैट इज BSID। BSID क्या है? तो बायोमेट्रिक सी फारर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, चर्चा में रहा था ये भी टॉपिक। तो देखते हैं कि इसमें क्या है।
इंडिया जो है, हमारा जो कंट्री है, वो फर्स्ट कंट्री बनी पूरे वर्ल्ड में तो टू इशू BSID, फर्स्ट कंट्री टू इशू BSID। अब ये BSID क्या है? ये जो न्यू डॉक्यूमेंट है वो एक फुल प्रूफ आइडेंटिफिकेशन है जो कि इंडिया के सी फारर्स को देता है, जो उनके मूवमेंट को, जो कि समुद्र में जो यात्रा करते हैं उनके मूवमेंट को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, और उनको जॉब्स दिलाने में और उन्हें आइडेंटिटी देने में, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी जगह पर आइडेंटिटी देने में उनको क्या करता है, हेल्प करता है, जो कि बाहर देश में जाते हैं। इसमें जो कन्वेंशन है वो है कन्वेंशन नंबर 185 ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कन्वेंशन नंबर 185। ये आपको याद नहीं रखना है, बट इंडिया पहली कंट्री ऐसी बनी, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। BSID क्या है? बायोमेट्रिक सी फारर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। और जो इसका प्रोजेक्ट है वो मिनिस्ट्री कौन सी है ये पूछता है, तो इसमें जो है ऑब्वियसली सी से जुड़ा हुआ है तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, बट इनके साथ में कौन कोलैबोरेशन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग प्लस CDAC, CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये कहाँ का? मुंबई का। ये दोनों मिलकर के इस पूरे जो इशूइंग है, कार्ड का जो इशूइंग है ये देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड CDAC मुंबई। तो गवर्नमेंट जो है वो मर्चेंट शिपिंग सी फारर बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट रूल्स इन 2016, इन्होंने क्या किया था, नोटिफाई किया था इसे, और अब इसे जारी कर दिया गया है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, या सॉरी नेक्स्ट जो टॉपिक है बोले, वो है अपना हमारा इंटरनेट साथी। इंटरनेट साथी, देखिए सिंपल क्वेश्चन ही आपके पूछे जाते हैं, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हम याद नहीं रख पाते, खास करके उनके जो रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उन्हें बनाते हैं। तो इसमें है इंटरनेट साथी क्या है, तो इंटरनेट साथी किसके द्वारा चालू किया गया? गूगल इंडिया के द्वारा एक प्रोग्राम है जो कि चालू किया गया था, और अब जो है ये 20 राज्यों तक पहुंच चुका है, 20 स्टेट्स। इसमें जो अभी जुड़े हैं वो नए राज्य हैं पंजाब एंड उड़ीसा, ये दो राज्यों को इसने अभी जोड़ा, इसीलिए चर्चा में रहा। और गूगल इंडिया और टाटा ट्रस्ट, गूगल प्लस टाटा ट्रस्ट, ये कब चालू किया गया था, तो ये 2015 में चालू किया गया था, बट अभी इसमें 2 स्टेट जुड़ के ये 20 राज्यों तक हो गया है, इसलिए चर्चा में था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एजुकेट रूरल वुमेन, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए ये एक प्रोग्राम है जिसमें उन्हें इंटरनेट चलाना सिखाया जाता है, कैसे यूज़ करना है, और उसके फिर वो महिलाएं जो हैं वो और भी लोगों को अपने नेबरिंग विलेजेस में और अपने सराउंडिंग्स में उनको सिखाती है। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, खासकर ऐसे प्रोजेक्ट्स पूछे जाते हैं क्योंकि ये वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ है। आप जब भी तैयारी करें तो वुमेन, चिल्ड्रन, ST/SCs, बैकवर्ड क्लास और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ये सारे के जो इनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनको ज़रूर देखते चलें। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है टाइटन, TITAN। सुना होगा आप लोगों ने, ये ड्रैगन फ्लाई मिशन है। ड्रैगन फ्लाई मिशन किसका है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे चलाता है, या किसका है ये प्रोजेक्ट, तो ये है नासा का। उसका एक जो नासा का जो हमारे पास ड्रैगन फ्लाई है, ये ड्रैगन फ्लाई है क्या चीज़, एक्चुअल में ड्रैगन फ्लाई सैटर्न्स मून, जो ये मिशन है ये कहाँ जाएगा, सैटर्न्स के मून में जाएगा, टाइटन में। ठीक है, सैटर्न का जो लार्जेस्ट मून है, सैटर्न का जो लार्जेस्ट मून है जिसका नाम है टाइटन, तो इस टाइटन में ये प्रोजेक्ट, ये जो इनका व्हीकल है वो जाएगा, और ये कब लॉन्च होगा, ये 2026 में लॉन्च होगा,
बहुत ही टाइम है बट इसे नोटिफाई कर दिया गया है, तो ये चर्चा में था टाइटन मिशन। टाइटन जो है वो सैटर्न को ऑर्बिट करेगा, घूमेगा, और जो इसका जो साइज़ है वो बहुत ही मतलब बड़ा है टाइटन, और सैटर्न का सबसे लार्जेस्ट मून है, सेकेंड लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम आफ्टर जुपिटर्स मून गैनीमेडे या ज्ञानमेडे, सॉरी गैनी, इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, गैनी, GANYMEDE, ये हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट मून है। ये किसका मून है? जुपिटर का। बट सैटर्न का जो मून है वो है टाइटन, और ये सेकंड लार्जेस्ट है। तो ये दो चीज़ आपको और इन्फॉर्मेशन मिली। एक आइसी मून है और रॉक हार्ड वाटर आइस वहाँ है, लेकिन लिक्विड वाटर ओशन उसके सरफेस के नीचे हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो टाइटन जो मून है इसके लिए ये मिशन लाया गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि टाइटन मिशन किससे रिलेटेड है, कौन से कौन सी एजेंसी है जो इसे चलाती है, कहाँ का है। हो सकता है ये पूछ दे कि गैनीमेड जो है वो वो लार्जेस्ट मून जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का है, या सेकेंड लार्जेस्ट टाइटन है। ये सारे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो हम लोग को इसमें याद रखना है। देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पंच मिशन। हम आज स्पेस टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं, तो ये जितने भी मिशंस आने वाले हैं ये सारे के सारे हमारे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। नाउ हम देखते हैं कि व्हाट इज़ पंच मिशन। तो इंडियन एक सोलर फिजिस्ट हैं दीपांकर बैनर्जी, इन्होंने एक पंच मिशन बनाया जो अगेन किसका है? नासा का, बट इसमें ये क्या है? को इन्वेस्टिगेटर हैं। पंच जो है वो उसका फुल फॉर्म है पोलैरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना। बहुत ही फेमस वर्ड है आजकल बट ये वाला कोरोना नहीं है, कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। ये आपका इस बार क्वेश्चन पूछेगा ही, आप याद रखिए। पंच मिशन इम्पॉर्टेंट है, बट ये अब कोरोना वर्ड आ गया। बट ये जो हमारा कोरोना वर्ड है, ये जो कोरोना है ये किसका है? सन के कोरोना और हेलियोस्फीयर की बात कर रहे हैं। तो ये जो मिशन है ये क्या करेगा? इमेज करेगा, मतलब फोटो लेगा और ट्रैक करेगा सोलर विंड को एंड ऑल्सो द कोरोनल मास इजेक्शन। कोरोना क्या होता है? ये सन है, इसके जो आउटर ऑर्बिट है, ये जो ऑर्बिट है इसको हम कोरोना बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ पर का जो स्पेस है उसे कोरोना कहा जाता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द सन। मतलब सन के जो चारों ओर जो एक आप बोल सकते हैं एक फील्ड जैसा बना हुआ है, इसे हम कोरोना बोलते हैं। तो उसके जो मास है, वहाँ से जो निकलने वाले मास हैं और उसमें जो भी इमेजेस हैं उनको ये क्या करेगा? पंच मिशन जा करके स्टडी करेगा, मतलब उसकी जो फोटोग्राफी भी करेगा। और फीचर्स क्या हैं? तो एक सन के लिए एक मिशन बनाया गया है, इसमें बहुत सारे मतलब आपके सूटकेस साइज के माइक्रोस्टेट्स लगे होंगे जो कि अर्थ में इंफॉर्मेशन देंगे और स्टडी करेंगे हाउ द कोरोना इज विच इज़ द विच इज़ द एटमॉस्फेयर ऑफ द सन। सन का जो एटमॉस्फेयर है उसकी स्टडी करेगा। तो ये किससे रिलेटेड है? सन की स्टडी से रिलेटेड है, खास करके कोरोना एंड हेलियोस्फीयर, इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अभी जो साइंटिस्ट लोग लॉन्च किए हैं, तो ये अपने आप में पहला मिशन ऐसा बोला जा रहा है, बट ये अभी प्रपोज्ड है। ये कब होगा? ये मिशन जो है वो लॉन्च होगा 2022 में, 2 साल के बाद। देन हम आगे चलते हैं, वन मोर मिशन दैट इज मोजैक, MOSAIC, मोजैक मिशन। नाउ व्हाट इज मोजैक? मोजैक जो है वो है एक शिप है, RV पोलर स्टर्न शिप, जिसके एक लार्ज पीस जो है ऑफ आर्कटिक सी आइस टू स्टडी क्लाइमेट। इसमें कहाँ पे गया हुआ है? ये आर्कटिक सी में गया हुआ है। आर्कटिक सी जो कि
लगभग जमी हुई जो सी है हमारे पोलर एरिया की, उसको स्टडी करने के लिए ये एक मिशन है जिसमें 17 नेशंस के साइंटिस्ट ने भाग लिया है। मोज़ेक जो है वो उसका जो फुल फॉर्म अगर देखें तो ये है मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट। न सिर्फ आर्कटिक सी बल्कि उसके पूरे क्लाइमेट की स्टडी के लिए लॉन्च किया गया है। इम्पैक्ट करेगा क्लाइमेट चेंज का आर्कटिक पर और उसके अफेक्ट कैसे होंगे पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए, ये स्टडी करने बनाया गया है। अगेन इम्पॉर्टेंट है, एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन आएंगे। देन वन वर्ड इज प्लूनेट, बहुत ही चर्चा में रहा ये शब्द चर्चा में है, याद रखेंगे। प्लूनेट क्या है? तो प्लूनेट इज ए टर्म है ना, जिसको साइंटिस्ट लोगों ने यूज़ किया। कैसे यूज़ किया कि जो कुछ ऐसे प्लैनेट्स और कुछ ऐसे मून्स हैं जो कि बहुत दूर हैं और जो बड़े प्लैनेट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, ब्रेक करके अपने ऑर्बिट के छोड़ करके वहाँ आ जा रहे हैं और उन स्टार्स को वो क्या कर रहे हैं, होस्ट कर ले रहे हैं। तो एक हाइपोथेटिकल मून, क्या है ये? हाइपोथेटिकल मून के लिए ये शब्द बनाया गया है जिसका नाम है प्लूनेट। तो आपको बस इतना याद रखना है। प्लूनेट फॉर्म वेयर मून्स ऑर्बिटिंग अ प्लैनेट एस्केप देयर ऑर्बिट। एक जो मून है, ये मान लीजिए कोई मून है, ये किसी प्लैनेट का क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है और ये चक्कर लगाते हुए क्या करता है, अपने ऑर्बिट को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह चला जाता है, एस्केप कर देता है। तो ऐसे के लिए प्लूनेट शब्द का इस्तेमाल किया गया एक हाइपोथेटिकल मून के लिए। क्लियर? देन हम चलेंगे हमारे अगले जो टॉपिक है, चर्चा में बना रहा अपोलो 11। अब आपको ये थोड़ा सा ऑड लगेगा कि मैं अपोलो 11 की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जुलाई 2019 ये जो डेट थी, ये डेट 50 ईयर्स पहले 1969 में जब ये लॉन्च किया गया था, कौन सा? अपोलो 11। वो मून पर जाने वाला मिशन था और ये जो कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से इसे लॉन्च किया गया था 16 जुलाई को, और 20 जुलाई को वो क्या किया, मून पे लैंड किया था। 16 को लॉन्च होकर 20 पे लैंड किया था। तो 50 ईयर्स इसके कंप्लीट हो रहे हैं, 50th एनिवर्सरी है मैन्स फर्स्ट लैंडिंग ऑन मून। तो आपको याद रखना है नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज एल्ड्रिन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ये दो एस्ट्रोनॉट्स थे जो कि वहाँ लैंड किए थे। और जो अपोलो मिशन था 11, ये किसका था? तो ये नासा का था। अगेन नासा जो है वो हमेशा चर्चा में बना रहता है, तो आपको इससे रिलेटेड जो भी मिशंस हैं इसके वो पढ़ने जरूरी है। ये जरूर पुराना थ्योरी है बट इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देन हम आते हैं 30 मीटर टेलीस्कोप। आज के अगर मैं बोलूँ तो ये एक छुपा हुआ टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट है। अब ये चर्चा में क्यों रहा? तो 30 मीटर टेलीस्कोप में है ये हवाई आइलैंड। आपने सुना होगा हवाई करके एक जगह है जहाँ पर कि एक इस टेलीस्कोप डाला गया 30 मीटर मोना किया नाम के, क्या है ये, एक टॉप है, वहाँ पर इसे डाला गया। हिल टॉप आप बोल सकते हैं, ये प्लेस का नाम है और ये हवाई आइलैंड है, यह जगह है बोल सकते हैं। यूएस के हाईएस्ट माउंटेन जो है वहाँ पे 14,000 फीट पर इसे लगाया गया। इसका जो वहाँ के लोकल लोगों ने या वहाँ के लोगों ने विरोध किया, इसका प्रोटेस्ट किया है, ठीक है। और इसमें 30 मीटर का मतलब है कि 30 मीटर इसका डायमीटर है मिरर का। इसका जो मिरर है उसका जो डायमीटर है वो कितना है, 30
मीटर, इसलिए इसका नाम 30 मीटर टेलीस्कोप रखा गया। ये अभी स्टार्ट हुआ है इसका कंस्ट्रक्शन, मतलब इसकी नींव जो है वो रख दी गई है। और जो इस इसका जो होगा वो एप्लीकेशन क्या होगा, एक्सो प्लैनेट की स्टडीज, एक्सो प्लैनेट्स का ये क्या करेगा, स्टडी करेगा, स्टडी ऑफ एक्सो प्लैनेट्स फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो ये हमारे चर्चा में बने हुए हैं। तो ये एक्सो प्लैनेट की स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसका विरोध चल रहा है इसलिए चर्चा में बना हुआ है। और ये जो भी चीज़ें ऐसे कुछ प्रोटेस्ट या कुछ अलग हटकर होती हैं, जो साइंस को क्या करती हैं, थोड़ी सी गलत साबित करने की कोशिश करती, वो हमेशा किसी भी एग्जामिनर के लिए एक पॉइंट ऑफ फोकस हो जाती है। तो आपको याद रखना है, हवाई आइलैंड, हवाई मौना किया नाम की जगह है, हिल टॉप, और वहाँ पर एक टेलीस्कोप लगाया जा रहा है अमेरिका, नासा के, सॉरी नासा इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसमें एक जो स्टडी करना है एक्सो प्लैनेट की, ठीक है। यूएस के हाईएस्ट माउंटेन है मौना किया, वहाँ पर इसे लगाया जा रहा है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा NSIL। ये आप मानिए कि ये इस बार एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। क्यों बनेगा, इसका इम्पोर्टेंस मैं आपको बताता हूँ। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज NSIL। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इस नाम की एक क्या बनाई जा रही है, एक कंपनी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बनाया जा रहा है, जो कि जनरल बजट 2019-20 में अनाउंस किया गया ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के द्वारा। और इसे एक नया आर्म बनाया गया है, जिसे कॉमर्शियल आर्म जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का इसे दिया गया है, ठीक है। और इसमें क्या होंगे, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो भी होंगे, जो कि इसरो करता है, इंडिया की स्पेस एजेंसी, वो यहाँ पर इसको हेल्प करेगा, ठीक है। इसको जो है वो टैप द बेनिफिट्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ इसरो। देन इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ होगा, या फिर इसरो का हेडक्वार्टर आपको पता ही है कहाँ है, बेंगलुरु। तो वहाँ पर ये सेटअप किया जाएगा, या फिर बोल सकते हैं आपकी ये जो है वहाँ बनाया जाएगा, ठीक है। और NSIL जो है वो सेकंड कॉमर्शियल कंपनी होगी, आपको याद रखना है, सेकंड कॉमर्शियल एंटिटी होगी, एंटिटी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की। अब क्वेश्चन ये आता है कि फर्स्ट कौन सी थी, तो फर्स्ट जो थी वो एंट्रिक्स कॉरपोरेशन, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन ये फर्स्ट है, और NSIL जो है वो सेकंड है। तो आपको क्वेश्चन में फंसाने के लिए दे सकता है कि NSIL जस्ट अनाउंस्ड इन द बजट इज द फर्स्ट कॉमर्शियल एंटिटी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट जो है वो है एंट्रिक्स कॉरपोरेशन। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। देन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए, जितने भी मैं टॉपिक आपके लिए यहाँ लेकर आया हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो आपको इसको स्किप नहीं करना है। स्किप करने से क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमारी छूट जाती हैं। देन हम जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है GSLV MK3, MK3, M1 या चंद्रयान, इसी को आप क्या बोलते हैं, चंद्रयान 2 मिशन, चंद्रयान 2 मिशन सबको पता है इसके बारे में। विक्रम जो था वो लैंडर था, वो उसका जो कंट्रोल था वो लॉस्ट हो गया विक्रम लैंडर का, और जैसे ही उसे लूनर स्पेस सरफेस को टच करना था, उसका जो लैंडर का संपर्क टूट गया था, और
ऑर्बिटर जो है वो मून में जा चुका है। तो जो ऑर्बिटर है, लैंडर जो था विक्रम, विक्रम क्या था, लैंडर, और एक रोवर बनाया गया था, रोवर, जो कि वहाँ उसका नाम था प्रज्ञान, जो कि वहाँ क्या करता, घूम करके जानकारी जुटाने का काम करता। प्रज्ञान रोवर, विक्रम लैंडर एंड ऑर्बिटर। तो इस लैंडर के अंदर में इस रोवर को रखा गया था, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो लैंडर था, जैसे ही इसने लूनर स्पेस सरफेस को टच करना चाहा, इसका जो कांटेक्ट था हमारे अर्थ से, ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया। और वो जो हमारा चंद्रयान 2 मिशन था वो लास्ट स्टेज पर आप बोल सकते हैं कि फेल हो गया, बट इससे हमें बहुत सारी सीखने को चीज़ें मिली। तो इसे कब लॉन्च किया गया था, तो इसे 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। और जो विक्रम जो लैंडर नाम रखा गया वो विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया, डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स कहे जाते हैं। और इसका जो ऑर्बिटर है वो जो अभी भी जो मून के चक्कर लगा रहा है वो 1 साल तक क्या करता रहेगा, वो चक्कर लगाता रहेगा, तो वो अपने ऑर्बिट में कायम है। तो ये बातें आपको याद रखनी है अबाउट द चंद्रयान 2 मिशन। देखिए क्वेश्चन बहुत डीप में नहीं पूछता है, बट आपकी जनरल स्टडीज, जनरल जानकारी उसके बारे में होनी चाहिए। देन हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका जेमिनी। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन और प्रोग्राम आप बोल सकते हैं, जेमिनी। नाउ व्हाट इज जेमिनी? तो जेमिनी इज फॉर गगन इनेबल्ड मरीनर्स इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन। ये एक डिवाइस है, ठीक है, जेमिनी डिवाइस है, चर्चा में था, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, MOES, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इसे लॉन्च किया। और ये क्या करेगा, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा जिससे डिज़ास्टर वार्निंग्स जो है वो मिल सकेंगी। और फिशरमैन जो कि जाते थे कोस्ट मछली पकड़ने, मछुआरे जो हैं, उनको पहले से ही ये क्या करेगा, एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो कि उनको रोकेगा और जो एक्सीडेंट्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, डिज़ास्टर रिलीफ के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है जेमिनी। तो ये गगन सैटेलाइट, गगन इनेबल्ड है। तो ये जो हमारे गगन सैटेलाइट्स हैं, इसके एक जो डाटा रिसीव होगा वो मोबाइल में ब्लूटूथ कम्युनिकेशन के थ्रू क्या होगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और मोबाइल ऐप डेवलप किया गया है इनकोइस, INCOIS, इनकोइस, ठीक है, इनके द्वारा डेवलप किया गया है। और ये इंफॉर्मेशन को 9 रीजनल लैंग्वेजेस में, क्योंकि मछुआरों जो है वो इंग्लिश या बहुत ज़्यादा भाषाओं में कंपेटिबल नहीं होते, तो 9 प्रादेशिक भाषाओं में, रीजनल लैंग्वेजेस में इसके जो डिस्प्ले है या जो इंफॉर्मेशन है वो दी जाएगी, ठीक है। इसे डेवलप जो किया गया वो है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस। और इसके साथ में एक और है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये दोनों ने मिलकर इसे डिज़ाइन किया है, इनकोइस एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जेमिनी अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन इस बार के आपके करंट अफेयर्स में बना रहा था, चर्चा में रहा था। देन हम चलते हैं कुछ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो छूट गया है। एक और था जियोटेल। वैसे तो ये गगनयान मिशन से ही जुड़ा हुआ है। इसरो जो है वो उन्होंने ट्वीट किया था कि गगनयान 2 क्लास
हैज़ डिटेक्टेड चार्ज्ड पार्टिकल ड्यूरिंग द मिशन। ये जो है वो सितंबर में हुआ। ड्यूरिंग द ऑर्बिटर्स पासिस थ्रू द जियोटेल। अब एक जियोटेल क्या होता है? एक फिनोमिना है, ठीक है। क्या है? एक जियोटेल इज ए स्पेस, एक स्पेस में क्या है? रीजन है, एक ऐसा जगह है ना, इन द स्पेस दैट अलाउज द बेस्ट ऑब्जर्वेशन। द रीजन एग्जिस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन सन एंड अर्थ। सन और अर्थ के बीच में इंट्रैक्शन के लिए एक ऐसा रीजन वहाँ बनाया जाता है जहाँ से ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा हो सके। तो इस जो रीजन को ही क्या कहा जाता है? जियो टेल कहा जाता है। ये कब होता है? तो वंस एवरी 29 डेज, हर 29 दिन के बाद, जब मून जो है, जो हमारा जो मून है वो ट्रैवर्स करता है जियोटेल को। कितने दिन के लिए? 6 डेज के लिए। तो 6 दिनों तक क्या होता है वहाँ पर? अच्छा ऑब्जर्वेशन वहाँ मिल पाता है। क्लियर है? तो जियोटेल की प्रॉपर्टीज ये हमारा जो गगनयान मिशन था उस समय इन्होंने बताया था, ठीक है। और इसका जो एक एनवलप जो ये मैं आपको बना करके दिखा रहा हूँ, ये जो एनवलप है इसके बारे में आप थोड़ा सा और पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक ब्रीफ में जानकारी दिया जियोटेल, जो कि ट्वीट किया गया था इसरो के द्वारा, इसलिए ये शब्द भी और ये फिनोमेना भी चर्चा में बना हुआ था। तो जनवरी 19 से लेकर के आपके जो जनवरी 19 से लेकर दिसंबर 19 तक के जो साइंस टेक और स्पेस के करंट अफेयर्स थे वो मैंने आपसे डिस्कस किए, जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये पूरे के पूरे 15 टॉपिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप इन्हें बिल्कुल भी छोड़ करके न जाइएगा। ये जो मैंने आपके लिए लेकर के आया, ये द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया और PIB, ये तीनों को मिला करके मैंने ये कंपाइलेशन किया। तो आप ज़रूर इसको देखिए और भी लोगों को जोड़िए। और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।